हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार शुक्ला आप सभी का चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि मैं यूपीपी, बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए अपने इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए जीके, जीएस और करंट के रूप में लेके आता रहूंगा। उसी क्रम में आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम लोग आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो गए हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान के में कितने अनुच्छेद हैं, अगर ऑप्शन में 395 दिया गया है तो आपको 395 मानना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो आपको 448 मानना है। इसी तरीके से अनुसूचियां भारतीय संविधान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुसूची कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी। बाद में जो है इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, जिसमें 8 4 12 अनुसूचियां हो गई। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको याद रखना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो यहीं से सीधे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आपको बताना है 22 भाग हैं। अगर पूछता है अनमूल रूप से अनुच्छेद कितनी है तो 395 यहाँ पे मूल रूप से लिख लीजिए। और अगर पूछता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं तो 448 अनुच्छेद हो गए हैं। अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो उस समय 8 अनुसूचियां थी और बाद में इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, जिसमें 8 4 12, तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसी क्रम में दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कि प्रथम अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची, अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें कि कोई भी अनुसूची अगर हम पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो भारत और भारत में रहने वाले लोगों के लिए रूल्स, रेगुलेशन, नियम बनाया गया है, उनको कुछ अधिकार दिया गया है, उनको कुछ सुविधाएं दी गई हैं। इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली अनुसूची क्या होनी चाहिए, अपने अगर दिमाग में आप सेट करेंगे तो आपको लगेगा कि पहली अनुसूची भारत के बारे में होनी चाहिए, उसके राज्यों के बारे में होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करता है। अर्थात प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और संघ के क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करता है। ये आपको आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे अनुसूची में आप देखेंगे वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। किनके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की है? जो हमारे देश के में सर्वोच्च पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आपके मंत्रीगण हो गए, आप न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए। ये सब जितने भी लोग हैं इनके वेतन, भत्ते और पेंशन की जानकारी द्वितीय अनुसूची में दिया है। दोस्तों, दूसरी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है, अगर आप भूल सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो आपको ये याद एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे जब आप किसी से कुछ भी कहते हैं तो क्या कहते हैं कि वेतन दो ना, वेतन दो, तो दो का मतलब 2 में, अनुसूची 2 में वेतन दिया गया है। तो इस क्रम से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वेतन किसमें, वेतन हम मांगते हैं तो कहते हैं वेतन दो, तो वेतन 2 का मतलब दूसरी अनुसूची में। इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको द्वितीय अनुसूची को याद कर सकते हैं। इसी तरीके से तृतीय अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख दिया गया है। शपथ शब्द अगर आप देखें, इसमें ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो शपथ कितने शब्दों में है? 1 2 3 शब्दों में है, अर्थात तीसरी अनुसूची में। आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हालांकि मुझे तो यही उचित लगा और मैं ऐसे ही याद किया हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसी तरीके से याद कर लें और ज्यादा आप भूलेंगे नहीं। शपथ में 3 शब्द, इसलिए तृतीय अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है मंत्री, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ के उल्लेख दिया गया है। दोस्तों, चौथी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको जो थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है तो चौथी अनुसूची ही पूछते हैं। चौथी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि और अनुसूचियां आसान हैं, लेकिन चौथी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट। जब टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले चौथी अनुसूची के बारे में जरूर पूछते हैं। तो चौथी अनुसूची
और 5वीं अनुसूची। ये कुछ अनुसूचियां हैं आपको टफ क्वेश्चन, बाकी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। जो रिपीटेड क्वेश्चन अनुसूचियां हैं वो तो आपको याद ही होगा, लेकिन जो टफ क्वेश्चन बनाएंगे वो चौथी अनुसूची से बनाए। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख, अर्थात राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में, जो हमारे राज्यसभा है, जो हमारा अपर सदन है, उस अपर सदन के लिए, अपर सदन में जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो लोग जाते हैं उसमें, वो कहां से जाते हैं? राज्यों और संघीय क्षेत्रों से, ठीक है, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी से तो जाते हैं। उनका उल्लेख कहां किया गया है? चौथी अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें आपको बस इतना याद करना है कि राज्य सभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है क्या? चौथी अनुसूची। इसी क्रम में हम 5वीं अनुसूची में आते हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया। प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया। आपको ये 2 शब्द याद करना है, प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। प्रशासन और नियंत्रण किसका? अनुसूचित क्षेत्रों का और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनका प्रशासन कैसा होना चाहिए, उन पर नियंत्रण कैसा होना चाहिए, ये उल्लेख आपके 5वीं अनुसूची में दिया गया है। तो 5वीं अनुसूची में आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रशासन और नियंत्रण किसका? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पे मतलब एसटी के बारे में दिया गया है। उनके ऊपर उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसा होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है। अब छठी अनुसूची में हम देखेंगे दोस्तों, छठी वही बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसूची। छठी अनुसूची में जो अनुसूचियां यहाँ पे छूट गए हैं, जो राज्य यहाँ पे छूट गए हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के जो राज्य यहाँ पे छूटे गए हैं, इस तरह पूर्वी भारत के आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य। असम सबसे, अगर इसको ट्रिक में माध्यम से अगर जैसे आदमी लड़के भूल जाते हैं तो इसको याद करने के लिए आप सबसे बेस्ट है कि आप अगर भारत का नक्शा देखे होंगे तो अगर आप आंख बंद करके याद करेंगे तो सबसे पहले असम है, असम के नीचे मेघालय है, मेघालय के बगल ये त्रिपुरा है और उसके बाद नीचे सबसे नीचे मिजोरम है। तो यही 4 राज्य हैं। इसको आप, त्रिपुरा का जस्ट बगल में मिजोरम है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, असम के नीचे मेघालय और त्रिपुरा के नीचे मिजोरम। तो ये चारों राज्यों को आपको याद कर लेना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में दिया गया। वहां पे जो जनजातियां पाई जाती हैं, जो ट्राइबल पाए जाते हैं, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। कहाँ? छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में आप ये देखें, कभी कभी ये क्वेश्चन बनाते हैं कि छठी अनुसूची में इनमें से निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए बहुत टफ क्वेश्चन बनाते हैं इस टाइप के। अगर क्वेश्चन बनता है तो बहुत टफ क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख हम छठी अनुसूची में पढ़ते हैं। इसी तरीके से 7वीं अनुसूची बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। मतलब केंद्र की क्या शक्तियां होनी चाहिए और राज्य के पास क्या शक्तियां हैं, उसके बंटवारे के बारे में 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अब 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे इसको 3 भागों में बटा हुआ है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। 3 सूचियां होती हैं। इस पे कानून बनाने का अधिकार, जैसे संघ सूची है तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। राज्य सूची का जो विषय है, इस पे कानून बनाने का या नियम बनाने का अधिकार राज्य सूची की है। लेकिन समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य अगर कोई कानून नहीं बनाता है तो समवर्ती सूची में जो भी कानून बनता है वो केंद्र सरकार ही बनाता है, समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। तो इसमें विषय के बारे में बात करें तो मूल रूप से संघी सूची में मात्र 97 विषय थे, ठीक है, जिसपे विषयों पे कानून बनाया गया है, तो 97 विषय हैं। और लेकिन अब वर्तमान में इसको बढ़ा के इसको 100 विषय कर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में संघी सूची में कितने विषय थे, तो 97। अब पूछेगा वर्तमान में कितने विषय हैं, जब पूछेगा तो आपको 100 विषय आपको बताना पड़ेगा। ये आपको याद करना है, 97 + 3 100। तो 97 पहले मूल रूप से थे, अभी वर्तमान में 100 हो गए। इसी क्रम में आप देखेंगे राज्य सूची में, तो राज्य सूची में जो मूल रूप से संविधान में थे 66 विषय थे, ठीक है। इसमें से बाद में 5 विषय कम करके अब वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है। तो इसमें से जो 5 निकाल दिए गए उसको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। 5 विषयों को निकाल के समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। अब आप देखेंगे समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से पहले 47 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 5 यही जो यहाँ से हटाया गया, राज्य सूची से हटा के इसमें समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, तो अब यहाँ पे 52 विषय हो गए हैं। तो वर्तमान में कितने हैं,
52 विषय। तो दोस्तों जब बहुत टफ क्वेश्चन बनाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में, मूल संविधान समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो 47, और वर्तमान कितने विषय हैं, अब तो वैसे है ही पूछता है, तो आपको ये बताना है 52 विषय। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रम आप जरूर याद करें। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। 100 संघ में सबसे ज्यादा होंगे, ऐसे याद कर लीजिए, कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है और मान लीजिए आप भूल गए हैं, तो आप याद रखिएगा संघ में सबसे ज्यादा, केंद्र में सबसे ज्यादा विषय होते हैं तो 100 सूची, राज्य में उसके बाद होंगे तो 61 सूची, और जो बचा खुचा है वो समवर्ती सूची में जाता है, तो यहाँ पे 52 61 है और यहाँ पे 52 है, 10 9 का लमसम 10 कम है, तो उस हिसाब से आप अपना इसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो संघी सूची है, कभी कभी जब टफेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको पूछ लेगा कि जनगणना किस सूची से संबंधित है, रेलवे किस सूची से संबंधित है, कृषि किस सूची से संबंधित है, तो उस क्रम में मैं आपको यहीं भी बता देना चाहता हूं कि जो तीन ये जनगणना, ये संघ सूची जो है, संघ सूची के मूल कुछ इंपॉर्टेंट विषय जो कि कोई आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें है जनगणना। पूछ लेगा कि जनगणना किस सूची से संबंधित है, संघ सूची से संबंधित है, इस पे कानून संघ सरकार बनाती है। इसी प्रकार रेलवे है, रेलवे पे भी संघ सूची का विषय है, रेलवे संघ की गवर्नमेंट ही इस पे कानून बनाती है। बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, विदेशी कार्य, विदेश से कोई लेन देन करना है, विदेश से कोई कानून बनाना है, तो ये भी केंद्र सरकार ही बनाता है, संघ सूची का विषय है। और डाक और तार, ठीक है दोस्तों, तो डाक तार, तो आप देख लिए जनगणना, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, विदेशी कार्य, डाक और तार, ये इतने विषय हैं जो इंपॉर्टेंट विषय हैं। इसको ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपने यहाँ पे लिख के आप लोगों को बताना चाहा कि मान लो टफेस्ट क्वेश्चन बनाता है तो आपको इसको याद रखना है कि किसका विषय। इसी तरह राज्य सूची के विषय के बारे में अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो कभी कभी पुलिस पूछ लेता है, कोई पुलिस किस सूची का विषय है, तो आपको यह याद रखना है कि राज्य सूची का विषय है। देखिए रेलवे और ग्राम पुलिस या राज्य पुलिस अगर पूछता है तो ये रेलवे और राज्य पुलिस राज्य सूची का विषय है। इसी तरीके कृषि के उत्पाद, और उसके बाद भूमि कर, जो भूमि कर टैक्स लगता है, टोल टैक्स आप लगता है जिस राज्य में टोल टैक्स लगता है वो, और उसके बाद मछली पालन, कभी कभी पूछ लेता है मछली पालन किसका विषय है, तो ये राज्य का विषय है। तो कौन कौन से हो गए दोस्तों, रेलवे, ग्राम पुलिस और ग्राम पुलिस, रेलवे और ग्राम पुलिस, उसके बाद कृषि से उत्पादित वस्तु, भूमि कर और मछली पालन और टोल टैक्स, ये आप सबके राज्य सूची के विषय है। इसी तरीके 7 से बढ़ के 52 विषय जो आपके समवर्ती सूची में हो गए, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि शिक्षा जो है किससे संबंधित है, तो समवर्ती सूची से संबंधित है। ये जो 5 विषय यहाँ से निकाल के, राज्य से निकाल के समवर्ती में जोड़ा गया है, पहले ये राज्य के विषय थे लेकिन अब वर्तमान में उठा के इसको समवर्ती सूची में बना दिया जी। इस समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पे राज्य भी अपना कानून बना सकता है और केंद्र भी अपना कानून बना सकता है। तो देखिए समवर्ती सूची है, जैसे शिक्षा राज्य सरकार की वो होती है, केंद्र सरकार की आपने देखा होगा विद्यालय जो खुलते, कॉन्वेंट विद्या एनवीएस खुलता है, या जितने भी या सैनिक स्कूल है तो ये केंद्र सरकार के हैं। इसी तरह राज्य सरकार के भी कुछ स्कूल है जितने खुले हुए हैं, तो इस पे दोनों का नियम कानून बनाता है, इस वजह से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। तो कौन कौन से 5 विषय हैं, शिक्षा, वजन और माप, वेट एंड मेजरमेंट, इसी तरह से फॉरेस्ट हो गया, जंगल आपका केंद्र का भी है, राज्य का भी है। आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग में भी फॉरेस्ट ऑफिसर का वैकेंसी मतलब होता है, ऑफिसर बनते हैं और राज्य सरकार से ही बनते हैं। तो जंगल किसका विषय है, वो समवर्ती सूची का विषय है। न्याय का प्रशासन जो राज्यों में न्याय की बात होती है, तो न्याय का प्रशासन यहाँ पे राज्य सरकार का विषय है। इसी प्रकार से जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण राज्य समवर्ती सूची का विषय है। तो कौन कौन से, शिक्षा, वजन और माप, जंगल, न्याय का प्रशासन, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, ये जितने विषय हैं ये समवर्ती सूची का विषय है। बहुत टफेस्ट क्वेश्चन बनाएगा तो आपका यहीं से लेगा, इसीलिए मैं आप लोग को बहुत अच्छे से, आप लोग इसको रट लीजिए और एकदम अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन 100% समवर्ती सूची से 1 या 2 भी क्वेश्चन आपके 101% आने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। 7वीं अनुसूची आपने समझ गए हैं, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। इसी प्रकार से 8वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। ये भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है, 22 भाषा, ठीक है दोस्तों, 22 भाषा। अगर पूछ लीजिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो आपको ये याद रखना है कितने, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर मूल रूप से अगर पूछता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो पहले 14 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया था।
बाद में इसमें आठ भाषाएं और जोड़ी गई, संविधान संशोधन करके बाद में इसमें 8 विषय और जोड़ा गया। तो जैसे आप देखें 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था कब 1967 इसमें 1967 में, जब 1967 में 21वां संविधान 21वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ था, तो आप देखेंगे पहले सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई थी इसमें। उसके बाद क्या कहते हैं आपको 1992 में 71वां संविधान संशोधन जो हुआ, 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ, इसमें कोकड़ी मणिपुरी और नेपाली, आप इसको ट्रिक से माध्यम से ड़ी देखिए बड़ी की मात्रा लग रहा है, तो आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि कोकड़ी मणिपुरी और नेपाली ये तीन बाद में जोड़े गए 1992 में 71वें संविधान संशोधन की तरह। इसी तरीके से 2003 में 92 संविधान संशोधन किया गया, 92वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें मैथिली, संथाली और डोंगरी ये 3 को आपको जोड़ा गया। इस प्रकार से ये 14 से बड़े 14 प्लस 8 ये 8 से और भाषाएं जोड़ के टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने हैं? 22 है भाषाओं का उल्लेख है, और मूल रूप से देखा जाए तो 14 थे। आप ये कभी याद कर लीजिए, वो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन वो पूछता है, तो मूल संविधान की अनुसूची में कितने भाषा है ये आपको पूछ लेता है, तो आपको ये बताना है कि 14। लेकिन जब वर्तमान में पूछेगा कि केवल वर्तमान भी नहीं पूछता, अगर पूछता है कि संविधान में कितने हैं तो आपको 22 भाषा का ही उल्लेख करना है। तो दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा कि 21वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोकड़ी मणिपुर नेपाली, और उसके बाद 1992 में, और फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली और डोंगरी भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार से 22 भाषाएं हो गई। नाउ अब हम लोग अगले इस पे आते हैं, 9वीं अनुसूची। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 8 अनुसूचियां, मूल रूप से पहले 8 अनुसूचियां थी, कहां तक? यहां तक। लेकिन वर्तमान में फिर इसमें पहला संविधान संशोधन जब 1951 में किया गया था, सबसे पहले पहला संविधान संशोधन के तहत यही अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 8वीं, 9वीं ये आपके ऑप्शन में दे दिया और पूछ लिया कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पहली संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची से ही जोड़ा गया है, तो आप लोग को याद है, यही इसी मैंने आपको बताया था वहां पे 8 + 4। ठीक है, तो 8 तक कोई दिक्कत नहीं, 9वीं आपकी जोड़ी गई, तो पहली संविधान संशोधन 1951। एक क्वेश्चन यही पूछता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई या पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। ठीक है दोस्तों, ये अपने दिमाग में आपको रखना है बहुत अच्छे से। तो 9वीं अनुसूची जो होता है ये राज्य को ये अधिकार देता है कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां बताता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि कोई कल्याणकारी योजना चलाना चाहता है या सड़क बनवाना चाहता है या भी कुछ ऐसा काम जो गवर्नमेंट के लिए करना, लोगों के कल्याण के लिए करना चाह रहा है, तो वो किसी की संपत्ति को ले सकता है। जब वो लेता है तो उसकी कुछ विधियां होती है, उन विधियों का उल्लेख यहाँ पे 9वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, पहले ये जो था जब सरकार ले लेती थी तो ये न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। पहले इस समय जो है अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी दोस्तों, लेकिन बाद में, और इसमें विषय कितने हैं? 284 अधिनियम बनाए गए हैं। मतलब सरकार की जो विधियां हैं, ये कानून जो इसमें बनाया है, इसमें विधि अनुसूची में 284, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको यहाँ 284 अधिनियम बनाया गया है। तो दोस्तों ये न्यायालय में क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या 9वीं अनुसूची जो है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं, तो आपको ये याद रखना है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है नॉर्मली। लेकिन मूल अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप देखेंगे कि इसको हम लोग 11 जनवरी 2007 से इस पे जो है खंडपीठ बैठी थी और उसने कहा कि जो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो क्वेश्चन ये दोस्तों एक विवादित क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। अगर नॉर्मली पूछता है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो क्या 9वीं अनुसूची का जो है वाद योग्य है कि नहीं न्यायालय में, तो आप क्या बताएंगे कि वाद योग्य है, मतलब आप अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आपकी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये इसमें पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी विधि है, कौन सी अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन ये भी पूछा है कि क्या कहते हैं राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिकार की विधियां किसमें है, तो आपकी 9वीं अनुसूची में। इसी तरह से दोस्तों अब 10वीं अनुसूची के बारे में बताते हैं। 10 से 10वीं सूची
और ये 52वां संविधान संशोधन है, ये 51वां था, ये पहला था, ये 52वां संविधान संशोधन है, सॉरी ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। कभी कभी ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है, तो 10वीं अनुसूची के में 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें दर बदल कानून बनाया गया है। आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने के बाद बहुत बड़ी संख्या में सांसद या विधायक इधर से उधर चले जाते हैं, तो ये इस पाले से छोड़ के उस पाले में न जाने पाए, इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया है, वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो 10 से 10वीं आप एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे मैंने याद किया है, 10 से 10वीं, 10 से 10वीं, 10 से दर बदल। देखिए द ये आपका शब्द मिल रहे हैं, तो आप ऐसे याद करिए, 10 से 10वीं, 10 से दर बदल। तो 10 से दर बदल अनुसूची का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों, 11वीं अनुसूची अब देखेंगे। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य का विषय दिया गया है, जो कि जैसे कि ग्राम क्षेत्र में क्या क्या नियम होने चाहिए, उसका प्रशासन कैसा होना चाहिए, उसके क्या कार्य होने चाहिए, वो पंचायती राज संस्थान को कहा जाता है। इसके कुछ कार्य होते हैं, जो इसके अंतर्गत कितने विषय हैं, 29 विषय। दोस्तों जब ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन बनाता है तो इसमें विषय ही पूछ लेता है कि पंचायती राज के संस्थाओं के द्वारा 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय, 29 विषय। इसी तरीके से ये पूछ लेता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या लाया गया, तो 11वीं अनुसूची लाई गई, या 11वीं अनुसूची के द्वारा किससे संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। कई तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। कब किया गया संविधान संशोधन, कब किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन है। ये संविधान पूछा 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज संस्थाओं से के विषय से। लेकिन कभी जब पूछेगा 73वां संविधान संशोधन कब किया गया, 93 में किया गया, ये सन भी पूछ लेता है। तो इस तरीके से आपको कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, 29 विषय। तो ये आप अच्छे से इसको रट लीजिए, एकदम अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इसी तरीके अब जाहिर से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में जब पंचायती राज का है, तो 12वीं सूची में जो है शहरी क्षेत्र के लिए कुछ बना होगा। तो 12वीं अनुसूची में आप देखेंगे ये 74, ये 73वां है और ये 74वां। तो 74वां, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी 73वां 74वां आपस में दोनों पेपर उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। तो 73वां जो पहले आएगा वो गांव आएगा, जो दूसरा आएगा वो शहर आएगा। इस तरीके से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन के तहत ये भी 1993 में ही हुआ है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 93 आपको ऐसे याद रहने वाला है। अब ये शहरी क्षेत्र में स्थापित प्रशासन के कार्य के विषय बताए गए हैं। जो शहरी क्षेत्र में जो प्रशासन हो, कैसा हो, उसके कार्य क्या होने चाहिए, तो उसके विषय के बारे में दिया। इसमें 18 विषय दिए गए हैं। आप देखेंगे कि गांव क्षेत्र में ज्यादा मुसीबतें होती हैं, ज्यादा कार्य होते हैं, ज्यादा तरीके से प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए वहां 29 विषय दिया गया है। आप ये दिमाग में रखिए कि इसमें ज्यादा विषय है और 18 विषय कम है। राज्य में अमूमन और सरकार कर देती है, तो जो स्थानीय सरकारें हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर देखते होंगे तो सभासद होते हैं, पार्षद होते हैं, तो ये जो काम करते हैं उस क्षेत्र में, वही उन्हीं के जो विषय होते हैं वो 18 विषय ये आपको दिए गए हैं। तो 18 विषय की बात की गई है। तो टफेस्ट क्वेश्चन में यही बताएंगे कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, और क्या शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वराज कितने हैं, 18 विषय हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद 73वां 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, किससे किससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची आपको याद रखना है। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, ये याद रखना है। 10वीं दर बदल से संबंधित है, ये 52वें संविधान संशोधन, ये आपको रखना है। और टफेस्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 4th, 5वीं, 6ठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के बारे में बात दिया गया है। तीन शब्द हैं, तो 3 शब्द में शपथ है, ये आपको अच्छे से बता दिया है। वेतन 2, तो वेतन 2 में है। और पहली अनुसूची आप जानते हैं भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया। तो ये ओवरऑल आपका व्यू है। मुझे लगता है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो गई होंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन 101% आएगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हो तो और लाइक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा कि नहीं। दोस्तों आज वैसे मैंने कोशिश किया है बहुत जल्दी पढ़ाने की, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तेज करिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसीलिए बहुत तेजी के साथ पढ़ा रहा हूँ। पूरा का पूरा पोर्शन मैंने कवर कर लिया है। और अगर कोई आपको समस्या आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं लास्ट में इसमें कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं, उसका उचित जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। यदि मैंने कहीं कोई गलत भी पढ़ाया है तो भी आप मुझे बताएं, मैं उसको आपके इनबॉक्स में आपको बता दूंगा, या तो सार्वजनिक रूप से आके मैं यहाँ पे आप लोगों को
उसका हल दोबारा से बता दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आपके यूपीपीओ एग्जाम के लिए, वही जो दोस्त इस बार देने जा रहे हैं 23 तारीख से, मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगी दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तोों के बीच में डालें, ताकि उनका भी हित हो सके, वो लोग भी अच्छे से एग्जाम दे सकें। आप लोगों के साथ आपके भाई लोग भी सिपाही बने, ये मेरी बहुत बहुत मतलब हार्दिक इच्छा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इस बार जो वैकेंसी है उसमें आप लोग एक पद अपना लेके जरूर आए। तो इसी के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं और अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। और दोस्तों कल मैं नहीं डाल पाया वीडियो, क्योंकि जो है हमारे घर पे लाइट की थोड़ी समस्या हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ले पाया। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके लिए आप लोग हमें माफ कर देंगे और मैं आने वाले समय में, अभी आपके पास बहुत 10 दिन टाइम है, 10 दिन में मैं आपके लिए कम से कम नहीं तो 50 वीडियो लेके आने वाला हूं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उन 50 में से 101% जो 25-30 क्वेश्चन आपके जीएस के आने हैं, उसमें से 101% फंसा दूंगा मैं आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।